अल्सर एंड एंटी अल्सर ड्रग्स। ओके, सो अभी हम शुरू करेंगे अल्सर एंड एंटी अल्सर ड्रग्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर इंस्पेक्टर एग्जाम, एंड आपके पास में जो हमने बुक दिया है दैट इज द फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। ओके, तो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी ये जो टॉपिक है पेप्टिक अल्सर एंड एंटी अल्सर ड्रग्स, ये टॉपिक आपको दिया गया है। इसके की पॉइंट्स उसमें हैं, एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज है, जो पीवाईक्यू है इस टॉपिक पे, वो सभी एमसीक्यूज आपको वो जो हमारा बुक है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम जो आपके पास में है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको की पॉइंट्स रीड करना है और एमसीक्यू को सॉल्व करना है। देन अगर आपके पास में केडी त्रिपाठी 8th एडिशन है, तो केडी त्रिपाठी 8th एडिशन में चैप्टर नंबर 47 है, दैट इज ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ये टॉपिक आपको केडी त्रिपाठी से भी स्टडी करना है। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस टॉपिक के आईएमपी पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आपको केडी त्रिपाठी में से रीड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेप्टिक अल्सर। सो व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, क्या होता है पेप्टिक अल्सर? सो पेप्टिक अल्सर डिसीज इज द प्रेजेंस ऑफ अल्सरेशन, अल्सरेशन दैट मीन्स एन इरोजन और लीजन, और इरोजन एंड लीजन का मतलब जख्म, मतलब क्या जख्म, इन द लोअर इसोफेगस, स्टमक एंड डिओडिनम सेकेंडरी ड्यू टू पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ओके, सो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर दैट मीन्स लोअर इसोफेगस में, स्टमक में या डिओडिनम में कोई इरोजन या लीजन हो जाना, दैट मीन्स जख्म हो जाना। और जख्म क्यों हो सकती है, इरोजन लीजन क्यों हो सकते हैं? तो बिकॉज ऑफ पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अगर यहाँ पे पेप्सिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गैस्ट्रिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो लोअर इसोफेगस में, स्टमक में या डिओडिनम में जख्म हो सकती है, दैट इज द अल्सर। ओके, नाउ व्हाट इज पेप्सिन? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को डिसॉल्व करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। एंड पेप्सिन जो है ये ओरिजिनली सिक्रेटेड एज पेप्सिनोजन, कौन से फॉर्म में? पेप्सिनोजन के फॉर्म में ये सिक्रेट होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। बट ये जो पेप्सिनोजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, एंड पेप्सिन इज द एक्टिव एंजाइम। पेप्सिन इज एन एक्टिव एंजाइम, और पेप्सिन ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, वो पेप्सिन बन जाता है, और पेप्सिन जो है दैट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। तो जब स्टमक में, डिओडिनम में या लोअर इसोफेगस में पेप्सिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, या गैस्ट्रिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो वहां पे जख्म हो सकती है, एंड दैट इज द पेप्टिक अल्सर। ओके, नाउ द डायमीटर ऑफ पेप्टिक अल्सर इज एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कम से कम कितना होता है? मिनिमम एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर होता है, एंड अ डेप्थ दैट रीचेस द मस्कुलरिस म्यूकोसी। एंड उसकी डेप्थ कितनी होती है? पेप्टिक अल्सर की डेप्थ कितनी होती है? तो पेप्टिक अल्सर जो डीपली जाता है, डीपली जाता है तो मस्कुलरिस म्यूकोसी तक जाता है। व्हाट इज मस्कुलरिस म्यूकोसी? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज है, इस इमेज में यू कैन सी दिस इज द एपिथेलियम लेयर सबसे ऊपर में, उसके नीचे में लैमिना प्रोप्रिया है, एंड उसके नीचे में मस्कुलरिस म्यूकोसी है। तो जो पेप्टिक अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर का डेप्थ ये स्टमक से होते हुए एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, एंड ये जो मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस म्यूकोसी, यहाँ तक वो डीपली जाता है पेप्टिक अल्सर, इतना डेप्थ उसका होता है। ओके, तो पेप्टिक अल्सर का डायमीटर डायमीटर कितना होता है? तो डायमीटर नियर अबाउट 0.5 सेंटीमीटर होता है। ओके, मतलब मिनिमम 0.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितनी होती है? तो पेप्टिक अल्सर की डेप्थ होती है अप टू मस्कुलरिस म्यूकोसी। ओके, यहाँ तक। देन पेप्टिक अल्सर इज द मेन कॉज ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमोरेज दैट इज ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग। तो जब इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो हेवी ब्लीडिंग होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका रीजन जो होता है, उसका कारण जो होता है, दैट इज द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर उसका कारण होता है। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स सी दी टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर या क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं।
फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ अल्सर एंड सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू कॉज। तो अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ अल्सर, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर एंड डिओडिनल अल्सर। ओके, गैस्ट्रिक अल्सर जो कि स्टमक अल्सर है, एंड डिओडिनल अल्सर जो कि डिओडिनम में होता है। सो गैस्ट्रिक अल्सर दैट इज स्टमक अल्सर, it is a peptic ulcer of the gastric mucosa. Okay, and duodenal ulcer, it is a peptic ulcer of the duodenal mucosa. Okay, so this is the type, these are the types of ulcer, peptic ulcers according to site. Now according to cause, किस वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है, किस वजह से, उसकी वजह क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली दो क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, व्हाट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी? So Helicobacter pylori is a bacteria. It is a bacteria. Then NSAID induced peptic ulcer. NSAID की वजह से भी peptic ulcer हो सकता है. Okay. So these are the types of peptic ulcer according to causes. Now what is Helicobacter pylori? Helicobacter pylori क्या है? देखते हैं. So Helicobacter pylori infection may lead to the development of gastritis, that is inflammation of the stomach, in which stomach lining becomes inflamed. H. pylori, Helicobacter pylori is a spiral shaped gram negative bacterium. Okay, ध्यान रखिए, H. pylori जो है वो H. pylori spiral shaped gram negative bacterium है, that lives in the acidic environment of the stomach. तो जो ये बैक्टीरिया जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके इसे क्या चाहिए, इसे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, इट नीड्स एसिडिक एनवायरनमेंट। ओके, देन दिस बैक्टीरिया आर कैरिड थ्रू फीसेस एंड सलाइवा, ध्यान रखिए। ओके, फीसेस एंड सलाइवा के थ्रू इनका स्प्रेडिंग होता है। तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका स्प्रेडिंग कैसे होता है, तो थ्रू फीसेस एंड सलाइवा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हम देखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एनएसआईडी। तो जो सेकंड टाइप हमने यहाँ देखा, सेकंड कॉज में हमने क्या देखा, एनएसआईडी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। तो ये जो एनएसआईडी ड्रग्स है, एनएसआईडी ड्रग्स जैसे आपको पता है कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफिनैक, ओके, मेफेनेमिक एसिड, दिस आर दी एनएसआईडी ड्रग। और आप लोग जानते हो कि एनएसआईडी ड्रग का जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, दैट इज पेप्टिक अल्सर। तो एनएसआईडी ड्रग्स की वजह से पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, व्हाई? तो आप लोग जानते हो कि जो एनएसआईडी ड्रग है उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो ऑल एनएसआईडी ड्रग्स आर कॉक्स इनहिबिटर्स, कॉक्स के इनहिबिटर्स होते हैं ऑल एनएसआईडी ड्रग्स। ओके, अब कॉक्स का काम क्या है, तो कॉक्स जो है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करता है। कॉक्स एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। यदि यहाँ पे कॉक्स इनहिबिशन हो जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। ओके, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस यदि इनहिबिट होता है तो स्टमक का प्रोटेक्शन नहीं होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है दोज आर दी गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव। ओके, दे आर गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव, पर्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन ई, पीजीई जो होता है, पीजीई1। ओके, दिस इज गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव, पीजीई1 इज गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव। तो जब हम कॉक्स इनहिबिटर देंगे, मतलब एनएसआईडी ड्रग देते हैं, तो यहाँ पे पीजीई1 का सिंथेसिस रुक जाएगा, जिससे उसका जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल है वो नहीं मिल पाएगा एंड वहां पे अल्सर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, लेट्स रीड इट, पढ़ते हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल, दे इनहिबिट एसिड सिक्रेशन एंड प्रमोट म्यूकस एज वेल एज बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। ध्यान दीजिए, जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल है वो किस तरह से है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट दे इनहिबिट, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं। देन प्रमोट म्यूकस को प्रमोट करते हैं एंड बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को भी प्रमोट करते हैं, म्यूकस सिक्रेशन एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं। दे आल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है उसका रिलीज ये कम करते हैं। ओके, गैस्ट्रिन का क्या रिलेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो गैस्ट्रिन अगर बढ़ता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे गैस्ट्रिन रिलीज को भी इनहिबिट किया जाता है एंड इंक्रीज म्यूकोजल ब्लड फ्लो, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लड फ्लो यहाँ पे बढ़ाया जाता है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल है वो किस तरीके से है, तो नंबर 1 दे इनहिबिट एसिड सिक्रेशन, नंबर 2 दे प्रमोट म्यूकस सिक्रेशन, नंबर 3 दे प्रमोट बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, नंबर 4 दे इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज, नंबर 5 दे इंक्रीज म्यूकोजल ब्लड फ्लो।
तो इस तरह से 5 तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नॉन सिलेक्टिव एनएसआईडीज, okay, NSAIDs inhibit the formation of prostaglandins and thus cause mucosal damage and produce peptic ulcer. Okay, then H. pylori plus non-selective NSAID use increases the risk and intensity of NSAID related mucosal damage. Okay, तो यहाँ पे रीजन आया है कि जो NSAID ड्रग्स है उसके वजह से गैस्ट्रिक अल्सर क्यों हो सकता है, पेप्टिक अल्सर क्यों हो सकता है। ठीक है, नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म एच पायलोरी इंफेक्शन, ओके, एच पायलोरी इंफेक्शन को कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी है, तो उसमें स्टूल एंटीजन टेस्ट, देन स्टूल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट, देन यूरिया ब्रेथ टेस्ट, देन सीरोलॉजिक एंजाइम लिंक immunosorbent assay, that is ELISA test, and biopsy. These are the different tests to confirm the H. pylori infection. Okay, तो यहाँ तक हम लोगों ने what is peptic ulcer, then types of peptic ulcers, causes of peptic ulcers and diagnosis of peptic ulcers को हमने डिस्कस किया है। Now let's discuss the anti-ulcer drugs. Anti-ulcer drugs, तो anti-ulcer drugs को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। So anti-ulcer drugs are drugs that are used in the treatment of peptic ulcers. Okay, anti-ulcer drugs are used in the treatment of peptic ulcers. इसके examples है omeprazole, rabeprazole, metronidazole, ranitidine, sucralfate, etc. Now classification of anti-ulcer drugs IMP. It is IMP. सभी classification IMP है। Okay, फार्मेकोलॉजी में हम जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो सभी क्लासिफिकेशन IMP है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी-अल्सर ड्रग्स में फर्स्ट है एंटी एच पायलोरी ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं या फिर हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया को किल करते हैं, ऐसे ड्रग्स। तो एंटी एच पायलोरी ड्रग्स में एग्जांपल्स है एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। दिस आर द एंटी एच पायलोरी ड्रग्स। देन एसिड सप्रेशन मेडिकेशंस, एसिड सप्रेस करने वाले मीन्स दीज आर द एंटासिड्स, वी कैन कंसिडर दिस एज एंटासिड्स। तो एंटासिड्स में फर्स्ट जो क्लास है, पहला जो क्लास है दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप मतलब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर्स, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसके एग्जांपल्स है ओमेप्राजोल, एस ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, डेक्सराबेप्राजोल, इलाप्राजोल। ओके, क्या एग्जांपल्स है इसके, याद रखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स प्राजोल, ओमेप्राजोल, एस ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, डेक्सराबेप्राजोल, इलाप्राजोल। ओके, झोल, सब झोल ही झोल है। ओके, देन H2 एंटीस्टामिन्स, H2 एंटीस्टामिन्स, H1 है क्या, नहीं, नॉट H1, H1 एंटी एलर्जिक है, H1 आर एंटी एलर्जिक, H2 एंटासिड। तो H2 एंटीस्टामिन्स में सिमेटिडिन, ranitidine, famotidine, roxetidine, lafutidine. Okay, these are H2 antihistamines. Then antacids, gastric acid neutralizers. Gastric acid neutralizers जैसे कि आप इनो, आप जानते हो इनो, इनो इज गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इनो में। तो जो एंटासिड्स है, मतलब ये जो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स है, इसमें दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज सिस्टमिक एंटासिड्स एंड सेकंड वन इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। ओके, सिस्टमिक एंटासिड्स का एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट। अब जो सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, दे गेट एब्जॉर्ब इन द ब्लड एंड ब्लड में एब्जॉर्ब होने की वजह से दे कैन प्रोड्यूस अल्कोलोसिस, इसकी वजह से अल्कोलोसिस हो सकता है, ब्लड का पीएच इंक्रीज हो सकता है। ओके, देन सेकंड नॉन सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक मतलब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, दे डू नॉट गेट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। नॉन सिस्टमिक के एग्जांपल्स है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर द नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटासिड्स में गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स को डिस्कस किया। नाउ एसिड सप्रेशंस में, एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स में नेक्स्ट वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पे क्या रोल है, दैट यू नो, हम लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन के रोल को पहले डिस्कस किया है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में एग्जांपल है मिसोप्रोस्टल। मिसोप्रोस्टल इज
प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ओके, देन एंटीकोलिनर्जिक्स। ओके, एंटीकोलिनर्जिक्स, तो ये जो टॉपिक है, ये जो ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक्स, यह ऑलरेडी हम लोग पैरासिम्पैथोलाइटिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एट्रोपिन रिलेटेड ड्रग्स में हम लोगों ने एंटीकोलिनर्जिक्स को डिस्कस किया था। तो एंटीकोलिनर्जिक्स के एग्जांपल्स पिरिंजेपाइन, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम। ओके, दीज आर द एंटीकोलिनर्जिक्स। सो यहाँ पे जो एसिड सप्रेसेंट है, तो एसिड सप्रेसेंट में हमने कितने टाइप के एसिड सप्रेशन देखे हैं? तो एसिड सप्रेशन मेडिकेशंस मतलब एंटासिड्स में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, देन H2 एंटीहिस्टामिन्स, देन एंटासिड मतलब गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, देन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, उसके बाद में एंटीकोलिनर्जिक्स। इतने टाइप के हमने यहाँ पे ड्रग्स देखे हैं। नेक्स्ट वन इज अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर को प्रोटेक्ट करने वाले। ओके, जो जख्म हो चुकी है उसे प्रोटेक्ट करने वाले अल्सर प्रोटेक्टिव, आल्सो नोन एज साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। दीज आर द साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। ओके, तो यहाँ पे साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स में एग्जांपल सुक्राल्फेट एंड कोलाइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, CBS। ओके, सो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। ये हमने क्या देखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स देखा है। अब ये क्लासिफिकेशन में ये जो भी क्लासेस है, तो ये क्लासेस को वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे जो पहला क्लास है एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी ड्रग्स है जैसे एमोक्सिसिलिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ऑल ऑफ दीज आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये सभी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ये टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो उस समय ये टॉपिक ये ड्रग्स को हम लोग कंसिडर मतलब कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में भी है एसिड सप्रेशन मेडिकेशंस। एसिड सप्रेशन मेडिकेशंस में फर्स्ट वन इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, तो चलिए डिटेल्स पढ़ते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दैट मीन्स हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर्स। ओके, सो पीपीआईज इरिवर्सिबली, याद रखिए इरिवर्सिबली। ओके, रिवर्सिबल है क्या? नहीं, इरिवर्सिबली inhibit the activity of hydrogen potassium ATPase pump, that is proton pump of the gastric parietal cells, resulting in decreased acid production. Okay, तो पीपीआई जो भी है ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रबेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये ड्रग क्या करते हैं? तो ये सभी ड्रग्स हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, ये जो पंप है, इस पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, मतलब इन्हें किल कर देते हैं। ये पंप को किल करते हैं या डिग्रेड कर देते हैं। ओके, किल करते हैं या डिग्रेड कर देते हैं परमानेंटली। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। अब ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज मतलब प्रोटॉन पंप क्या करता है? तो हाइड्रोजन अवेलेबल करवाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन अवेलेबल करवाने का काम ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप का होता है। नाउ ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है, ये ड्रग्स प्रोटॉन पंप को किल कर देते हैं, प्रोटॉन पंप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, सो पीपीआई इरिवर्सिबली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, प्रोटॉन पंप ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। कहाँ पे? गैस्ट्रिक पैराइटल मतलब स्टमक में जो पैराइटल सेल्स है वहां पे ये एच के एटीपेज मतलब प्रोटॉन पंप को किल किया जाता है बाय द ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये ड्रग्स। देन एसिड सिक्रेशन रिज्यूम्स only when new hydrogen potassium ATPase molecules are synthesized. Reactivation half time 18 hours, मतलब एक बार जब प्रोटॉन पंप को किल कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो 18 आवर्स के बाद में नए प्रोटॉन पंप ले लेते हैं, नए प्रोटॉन पंप बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं 18 आवर्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल है, तो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो नॉर्मली 18 आवर्स का होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, देन दे हिल पेप्टिक अल्सर्स फास्टर देन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, तो यदि हम पीपीआई ड्रग और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कंपैरिजन करें, तो पीपीआई ड्रग जो होते हैं दे हिल अल्सर, पेप्टिक अल्सर फास्टर देन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। Then they have 80 to 100% healing rate after 4 weeks of therapy in patients with duodenal ulcer and 8 weeks for patients with gastric ulcer. Okay, तो duodenal ulcer के केस में 4 weeks का थेरेपी चाहिए पीपीआई का। ओके, 4 वीक थेरेपी ऑफ
पीपीआई इन केस ऑफ डिओडिनल अल्सर एंड इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर 8 वीक्स का थेरेपी है. ओके. देन pantoprazole, rabeprazole, lansoprazole have higher healing rate in peptic ulcer than omeprazole. ओके. ध्यान रखिए, ध्यान देना है कि pantoprazole, rabeprazole and lansoprazole have a higher healing rate in peptic ulcer than omeprazole. Okay. Then they are extensively used in combination with NSAIDs to prevent NSAID-induced peptic ulcer. दे आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. ये हम लोग जानते हैं, राइट. मतलब जो भी पीपीआई ड्रग है, ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, ये हम लोग जनरली एम्प्टी स्टमक लेते हैं, सुबह नाश्ता करने से पहले लेते हैं. देन दे आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दे आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके. जो H2 एंटागोनिस्ट है, H2, रानिटिडिन, सिमेटिडिन, दे आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी. वो सेफ नहीं है. बट जो पीपीआई है, PPI are safe during pregnancy. Okay. Then side effects of PPI. PPI के side effects. तो ये IMP है. IMP क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. साइड इफेक्ट्स ऑफ PPI पे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं. That's why it is important. तो साइड इफेक्ट्स आर, so long term use of PPI may lead to chronic kidney disease. Chronic kidney disease, that is CKD. क्या है? CKD. CKD, that is chronic kidney disease. Then bone fractures, then dementia, बुद्धि भ्रंश, बुद्धि का विनाश, dementia. Then pneumonia and Clostridium difficile associated diarrhea. Okay, these are the side effects, adverse effects of long-term use of PPI. Then reactive hypergastrinemia. गैस्ट्रीनेमिया, गैस्ट्रिन मतलब गैस्ट्रिन की लेवल काफी बढ़ जाती है. गैस्ट्रिन का रिलीज, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका रिलीज काफी बढ़ सकता है. रिएक्टिव है. रिएक्टिव मतलब क्या? जब हम लोग एंटासिड यूज करते हैं तो एंटासिड यूज करने के बाद बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज बंद हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बंद हो जाता है. तो बॉडी कोशिश करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एंड उस कोशिश में ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन, GASTRIN, गैस्ट्रिन हार्मोन, तो गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज यहाँ पे बढ़ता है. नॉर्मली जब गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज बढ़ता है तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाता है. तो यहाँ पे रिएक्टिव हाइपरगैस्ट्रेनिमिया हो सकता है. देन डिक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, आयरन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ओके. तो विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का एब्सॉर्प्शन यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ PPI. ओके. तो यहाँ पे हाइपरगैस्ट्रेनिमिया, व्हाट इज इट? सो हाइपरगैस्ट्रेनिमिया मींस abnormally high levels of gastrin, a hormone secreted by G cells. कौन से सेल्स? G cells. याद रखिए, हार्मोन secreted by G cells in the stomach and duodenum that stimulates gastric acid secretion. Okay. Then rarely visual disturbances with IV administration. तो जो PPI ड्रग्स है, यदि IV एडमिनिस्टर किए जाए तो कभी कभी इनके वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं. रेयरली विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है. ओके. सो दिस अबाउट दी PPI. यह PPI के बारे में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. ओके. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एंटासिड्स. तो नेक्स्ट एंटासिड्स कौन से इसमें? सो नेक्स्ट एंटासिड्स में H2 एंटीहिस्टामिन्स, H2 एंटीहिस्टामिन्स, दैट इज H2 एंटागोनिस्ट. क्या है इसमें? H2 एंटागोनिस्ट. ओके. सो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट reduce the production of stomach acid by reversibly. Okay, यहाँ पे रिवर्सिबल है. क्या है? रिवर्सिबल. PPI क्या होते हैं? PPI इरिवर्सिबल थे, यहाँ पे रिवर्सिबल है. By reversibly blocking the H2 histamine receptors, reversibly blocking the H2 histamine receptors in the parietal cells of the gastric mucosa. Parietal cells में, okay, parietal cells of the gastric mucosa. Okay. Then they are effective at suppressing night-time acid secretions, less effective at suppressing postprandial acid secretions. Postprandial मतलब after meal. Postprandial मतलब क्या? After meal, खाना खाने के बाद में. तो खाना खाने के बाद में जो एसिड सिक्रेशन होता है उसको उसके लिए, उसको कम करने के लिए लेस इफेक्टिव है, बट नाइट टाइम एसिड सिक्रेशन के लिए these are the best drugs. Okay. Then they are usually used as a second line treatment or in combination with proton pump inhibitors. Okay. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट PPI है.
ओके, अल्सर में, अल्सर के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज पीपीआई एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट इज दिस H2 blockers. देन मोस्ट H2 एंटीहिस्टामिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ध्यान दीजिए ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो मोस्ट H2 एंटीहिस्टामिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नर्सिंग मदर्स, चिल्ड्रेन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पीपीआई, पीपीआईज आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पीपीआई ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट ये जो H2 एंटीहिस्टामिन्स है these are contraindicated during pregnancy. Then ranitidine is about 5 times more potent than cimetidine. Okay. Then famotidine is 5 to 8 times more potent than ranitidine. मतलब यहाँ पे मोस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर कौन सा हुआ? तो मोस्ट पोटेंट H2 ब्लॉकर इज famotidine. ओके, H2 एंटीहिस्टामिन्स में मोस्ट पोटेंट कौन सा यहाँ पे? famotidine. ranitidine, cimetidine है, सिमेटिडिन से ज्यादा पोटेंट कौन है? रानिटिडिन। एंड रानिटिडिन से ज्यादा पोटेंट कौन है? फेमोटिडिन। तो सिमेटिडिन, रानिटिडिन एंड फेमोटिडिन, इन तीनों में मोस्ट पोटेंट कौन सा है? तो दैट इज फेमोटिडिन। ओके, नाउ फेमोटिडिन इज कंसिडर्ड मोर सुटेबल फॉर ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम। ओके, ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम जिसको हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया है। अभी जो हमने आज एमसीक्यू कवर किए थे तो उन एमसीक्यूज में हमने ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम को डिस्कस किया है, राइट? सो फेमोटिडिन इज मोर कंसिडर्ड मोर सुटेबल फॉर ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। ओके, नाउ व्हाट इज ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम? ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम क्या है? सो ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, दैट इज ZES, is caused by gastrin secreting tumors, gastrinomas, in the pancreas or duodenum, leading to excessive gastric acid production, recurrent peptic ulcers, and chronic diarrhea. Okay, this is the Zollinger-Ellison syndrome. And Zollinger-Ellison syndrome के लिए most suitable drug कौन सा है? So that is the famotidine. Okay. Then side effects. Side effects of H2 antagonist. H2 receptor antagonist जो है उनके side effects क्या हैं? तो इन जनरल साइड इफेक्ट्स में कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक, बॉवेल अपसेट, ड्राई माउथ, रैशेस। ओके, दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स। देन पर्टिकुलर सिमेटिडिन जो ड्रग है, सिमेटिडिन, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? ओके, सिमेटिडिन के ये सब साइड इफेक्ट्स है ही, इसके अलावा और भी क्या साइड इफेक्ट्स है? सो सिमेटिडिन बट नॉट अदर H2 ब्लॉकर्स बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। एंटी एंड्रोजेनिक मतलब जैसे कि एंटी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अपोजिट। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स may lead to erectile dysfunction, gynecomastia, loss of libido, impotence and temporary decrease in sperm count. ओके, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे सिमेटिडिन का इफेक्ट है, अदर H2 एंटागोनिस्ट का नहीं है, बल्कि ओनली सिमेटिडिन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट है। ओके, एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। देन ranitidine and cimetidine decrease the renal excretion of creatinine. Okay, so these are the side effects and adverse effects of H2 antagonist. ठीक है, now जो एसिड न्यूट्रलाइजर्स है, मतलब जो एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स है, तो एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स में पहला हमने क्या देखा? तो एसिड सप्रेसेंट में फर्स्ट हमने पीपीआई देखे, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। देन एसिड सप्रेसेंट में सेकंड हमने H2 एंटागोनिस्ट देखा, H2 एंटीहिस्टामिनिक। ओके, H2 एंटागोनिस्ट या H2 एंटीहिस्टामिनिक। ओके, एंटीहिस्टामिनिक ये देखा। नाउ थर्ड वन इज एंटासिड्स, दैट इज गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स। तो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स जैसे कि इनो है, इनो, या फिर आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्सेट्रा। ओके, so antacids are the substances which are weak bases, which on ingestion react with the gastric acid, neutralize the excess of hydrochloric acid and lower the acidity and raise the pH of gastric contents. Okay, तो यहाँ पे acid base neutralization reaction होती है, acid base neutralization reaction is there. Then they are mainly used alongside acid suppression for rapid symptom relief. Use of sodium bicarbonate is restricted to causal casual treatment of heartburn. तो casual treatment heartburn के लिए ही
सोडियम बाइकार्बोनेट को रिजर्व रखा गया है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कैजुअल ट्रीटमेंट ऑफ हार्टबर्न ओनली। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें होता है? जो इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट है। देन साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस एंटासिड्स, ये जो एंटासिड्स है इनका साइड इफेक्ट्स। तो फर्स्ट वन इज एसिड रिबाउंड। एसिड रिबाउंड का मतलब क्या है? जब तक एंटासिड है ब्लड में, स्टमक में, तब तक उसका इफेक्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद में एसिडिटी और ज्यादा बढ़ सकती है, एसिडिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। दैट इज एसिड रिबाउंड, दैट इज मोर एसिड सिक्रेशन में ऑकर। ओके, then hypokalemia, then excessive bloating and belching is common, may be minimized if combined with simethicone. Okay, then यहाँ पे large doses of sodium bicarbonate induce alkalosis. अल्कलोसिस मतलब जो ब्लड का पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल जो एवरेज ब्लड पीएच है वो कितना होता है? तो 7.35 टू 7.45 ये नॉर्मल ब्लड पीएच है। ओके, अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये सिस्टमिक एंटासिड है। सिस्टमिक है मतलब इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा ये ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो यहाँ पे ब्लड की पीएच 7.45 से ज्यादा हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। और यदि ब्लड पीएच इंक्रीज होती है तो दैट इज द अल्कोलोसिस। वो क्या हो जाता है? अल्कोलोसिस। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब इनो जो है, इनो की वजह से, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से अल्कोलोसिस हो सकता है। एंड आल्सो इंक्रीजेस सोडियम लोड, may worsen edema and CHF. Okay. Then aluminum hydroxide, it can cause constipation, hypophosphatemia, osteodystrophy, proximal muscle weakness and seizures. Aluminum hydroxide के ये जो है these are the side effects or adverse effects. Then calcium carbonate का hypercalcemia that can cause milk alkali syndrome. Then magnesium hydroxide, so diarrhea, hyporeflexia, hypotension, cardiac arrest. These are the adverse effects of magnesium hydroxide. Okay. Then antacid combination. अब ये जो भी एंटासिड्स है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जनरली कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी सिंगल एंटासिड ये आइडियल नहीं है। नो वन सिंगल एंटासिड इज आइडियल। ओके, सो इसीलिए कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटासिड्स इज यूज्ड टू reduce dose of an individual component to minimize its systemic toxicity. Second, balance the laxative effect of magnesium with the constipative effect of calcium and aluminum. Okay. Then mix an antacid with a rapid onset of action, for example, magnesium hydroxide, and one with a longer duration of action, for example, aluminum hydroxide. Okay. तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। एंड जो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर, मतलब इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए एंड लॉन्गर इफेक्ट के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन किया जा सकता है। देन counter the effect on gastric emptying. Gastric emptying is least affected when aluminum salts tend to dilate and mix with magnesium or calcium salts tend to hasten it. Okay, तो these are the reasons, ये reasons है जिस वजह से कॉम्बिनेशन में एंटासिड्स यूज किए जाते हैं। जो एसिड न्यूट्रलाइजर्स है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड्स, तो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड्स ये कॉम्बिनेशन में क्यों यूज किए जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, 4 रीजंस यहाँ पे दिए गए, इन रीजंस की वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स यूज किए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या इफेक्ट होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल है। प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल क्या है? गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव। तो प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल कैसे प्ले करते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इसमें मिसोप्रोस्टल है, मिसोप्रोस्टल याद रखिए। मिसोप्रोस्टल इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड टू ट्रीट अल्सर। अल्सर के ट्रीटमेंट में मिसोप्रोस्टल यूज होता है। ओके, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स have a gastroprotective role. They inhibit acid secretion and promote mucus as well as bicarbonate secretion. They also inhibit gastrin release and increase mucosal blood flow. Misoprostol, that is a methyl PGE1 ester, is a longer acting synthetic PGE1 derivative. Okay, PGE1 का ये डेरिवेटिव, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का डेरिवेटिव है मिसोप्रोस्टल। ओके, नाउ ये जो मिसोप्रोस्टल है इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मिसोप्रोस्टल्स?
So adverse effects are diarrhea, abdominal cramps, uterine bleeding, and abortion. These are the adverse effects of misoprostol. Okay. तो अभी हमने misoprostol को डिस्कस किया है. Then anticholinergic drugs as acid suppressant. Anticholinergic as acid suppressants. तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है इसको ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस जब कवर किया था. ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, इसके अंदर में हमने पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स को कवर किया है. पैरासिम्पैथोलाइटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स में हम लोगों ने एट्रोपिन का जो फार्मेकोलॉजी है वो डिटेल में कवर किया है. और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जीआई ट्रैक्ट पे जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स है या एट्रोपिन है वो एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं. That's why they are useful in the treatment of ulcer, gastric ulcer. Okay. So anticholinergic में examples है prinzepine, propantheline and oxyphenonium. तो ये जो ड्रग्स हैं इनका डिटेल्स हम लोगों ने पैरासिम्पैथोलाइटिक्स में कवर किया है. तो यहाँ पे ये जो सेकंड टाइप के ड्रग्स है मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग में पहले में हमने देखा था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को किल करने वाले ड्रग जिसमें कि एमोक्सिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल है, एम्पिसिलिन है, एक्सेट्रा. उसके बाद में एसिड सप्रेसेंट है. एसिड सप्रेसेंट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, तो एसिड सप्रेसेंट में सबसे पहले हम लोगों ने पीपीआई ड्रग्स स्टडी किया, पीपीआई. ओके. उसके बाद में H2 एंटीहिस्टामिनिक्स हम लोगों ने स्टडी किया, H2 हिस्टामिन ब्लॉकर्स, एंटीहिस्टामिनिक्स. ओके. H2 एंटीहिस्टामिनिक के बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पे एसिड न्यूट्रलाइजर जैसे कि इनो है, इनो. ओके. उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, एसिड न्यूट्रलाइजर्स के बाद में फिर हम लोगों ने मिसोप्रोस्टल दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, पीजी एनालॉग को हम लोगों ने डिस्कस किया. और उसके बाद में फिर एंटीकोलिनर्जिक्स. ओके. तो ये सभी क्या है, ऑल ऑफ दिस आर द एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट अल्सर, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए. ओके. नाउ पेप्टिक अल्सर में नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग इज अल्सर प्रोटेक्टिव, दैट इज आल्सो नोन एज साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट. ओके. अल्सर प्रोटेक्टिव और साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट. अब जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है या साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग है ये किस तरह से काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म कैसा है. तो अभी ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो आपका स्टमक का एक लाइनिंग है. ओके. लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल है. स्टमक वॉल में यहाँ पे हम यहाँ पे अल्सर है. ओके. अल्सर इज देयर. ओके. यहाँ पे ये अल्सर है इतना. ओके. दिस इज द अल्सर, यहाँ पे अल्सर है. ओके. एंड यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक कंटेंट इज देयर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटिन्यूसली यहाँ पे कांटेक्ट में आता है अल्सर के. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कंटिन्यूसली अल्सर के कांटेक्ट में आता है जिससे कि अल्सर और डैमेज होते जाता है. अल्सर डैमेज होता है और उसमें पेन भी होता है, सीवियर पेन भी होता है और उसका हीलिंग जल्दी नहीं हो पाता है. हीलिंग जो है वो डिले होता है, हीलिंग जल्दी नहीं हो पाता है. नाउ जब हम लोग साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग या अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग का यूज करते हैं, ओके, साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग या अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग का हम यूज करते हैं, तो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जब एसिड के कांटेक्ट में वो आते हैं तो यहाँ पे वो एक लेयर बना देते हैं. ओके. थिक लेयर जो होती है, ऐसी थिक लेयर यहाँ पे बना देंगे. एंड ये जो आपका अल्सर है, अल्सर को कोट कर देंगे. दे विल कोट द अल्सर, दे विल फॉर्म अ लेयर ऑन द अल्सर. अल्सर को प्रोटेक्ट करेंगे. ओके. अल्सर को वो प्रोटेक्ट करेंगे इस तरह से लेयर बना के. मतलब ये जो लेयर है जो कि आपकी साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग की लेयर है, तो इस लेयर की वजह से ये जो एसिड है ये एसिड अल्सर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है. एसिड अल्सर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है जिससे ये जो अल्सर है इसका हीलिंग रेट बढ़ जाता है और वो जल्दी से ठीक हो जाता है. ओके. इस तरीके से ये जो साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स है, ओके, या अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स है, ये काम करते हैं. सो अल्सर प्रोटेक्टिव और साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स. सो sucralfate is a basic aluminum salt of sulfated sucrose. Okay. What is sucralfate? Sucralfate क्या है, तो sucralfate is a basic aluminum salt of sulfated sucrose. Okay. याद रख लीजिए, याद कर लीजिए इसको. Then it has peptic ulcer healing rates same as with H2 receptor antagonist.
H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक रानिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, उनका जो रेट है अल्सर हिल करने का, अल्सर को पेप्टिक अल्सर हिल करने का, सेम उतना ही रेट यहाँ पे सुक्रालफेट का भी है। देन इट इज यूज्ड टू प्रमोट अल्सर हीलिंग मोस्टली इन द पेशेंट्स विथ डिवोडिनल अल्सर। ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है? ये मोस्टली डिवोडिनल अल्सर में यूज होता है। ओके, देन it protects gastroduodenal mucosa against peptic acid, okay, then pepsin and bile salt, मतलब जो भी स्टमक के कंटेंट है उन कंटेंट से ये अल्सर को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजा अगेंस्ट पेप्टिक एसिड, पेप्सिन एंड बाइल सॉल्ट्स बाय बाइंडिंग विथ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये ध्यान रखिए, कौन से प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स साथ में बाइंड होता है? By binding with positively charged proteins in exudates, forming a sticky gel-like adhesive substance, and strongly adheres to ulcer base, especially duodenal ulcer. Okay. Then antacids should be avoided with sucralfate because sucralfate के साथ में antacid avoid करना चाहिए because sucralfate के लिए acid जरूरी होता है। सुक्रालफेट ये जो स्टिकी जेल लाइक एडिजिव सब्सटेंस फॉर्म करता है, ओके, इसके लिए एसिड का होना जरूरी है। एसिड के प्रेजेंस में ही सुक्रालफेट जेल लाइक एडिजिव सब्सटेंस फॉर्म कर सकता है, इसके एब्सेंस में नहीं कर सकता। सो एंटासिड्स शुड बी अवॉइडेड विथ सुक्रालफेट बिकॉज इट्स पॉलीमरेशन इज डिपेंडेंट ऑन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे ही वो फॉर्म करता है, इसलिए एंटासिड्स हम नहीं दे सकते। सुक्रालफेट के साथ में कोई भी एंटासिड नहीं दिया जाता। ओके, देन इट शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन पेशेंट्स विथ रेनल इम्पेयरमेंट and it should not be combined with other aluminum containing drugs. Okay, it should not be combined with other aluminum containing drugs. Okay, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारा अल्सर एंड एंटी अल्सर ड्रग्स, ये कंप्लीट होता है।